जय हिंद साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती में आपका स्वागत है। नॉलेज जंक्शन मस्ती आपके लिए एक अलग सीरीज लेकर आया है और इस सीरीज का मकसद है कि आपके जो है आपके तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करने का, मतलब कि हम एक ऐसा सीरीज लेकर आए हैं जिसमें सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन होंगे। मतलब हम डेली जो है कम से कम 20 क्वेश्चन कराएंगे, सेट का प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें हर तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और मेरा मकसद है कि अगर आप हर तरह का क्वेश्चन डेली करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। साथियों, मेरा जो सीरीज चल रहा है वो चैप्टर वाइज वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक दूसरा सीरीज है जिसमें हम मिक्स तरह के कई तरह के क्वेश्चन लाके हम आपके सामने मुखातिब होते रहेंगे। साथियों, मैंने आज अपने क्लास में एक और अच्छा करने का कोशिश किया है कि आप जो मैं क्वेश्चन लिख रहा था, मैं जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता था, अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई देंगे और हम जो है अपने किताब के माध्यम से वो जो लिखे हुए क्वेश्चन होते हैं उसके माध्यम से क्वेश्चन को हम पढ़ के सॉल्व करेंगे और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है बोर्ड पे। साथियों, चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। साथियों, मेरा क्वेश्चन इस प्रकार से है और आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई देंगे। क्वेश्चन है कि रामपुर गांव की इस समय जनसंख्या 625 है। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि अभी वर्तमान में जो है रामपुर गांव है उसकी जो जनसंख्या है वर्तमान में वो 625 है। 625 जनसंख्या वर्तमान में है, अभी है 625 जनसंख्या है। और जो है बोल रहा है कि प्रति वर्ष 4% की वृद्धि हो रही है। इसमें जो है 4% की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष, और ये जो है 2 वर्ष तक वृद्धि होता है। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है कि मेरा 625 अभी जनसंख्या है, इसमें 4% की वृद्धि, मतलब कि 4% का वृद्धि मतलब 100 + 4, 100 + 4 इसलिए क्योंकि 4% जब जितना अधिक वृद्धि होता है वो 100 में जुड़ जाता है। जैसे कि अगर वृद्धि की बात करेंगे तो 100+ हो जाएगा, वृद्धि में जितना वृद्धि होगा उतना। अगर वृद्धि कमी की बात करेंगे तो 100- हो जाएगा, जितना कमी होगा उतना 100 में कम कर देंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ बोल रहा है कि 4% की वृद्धि, तो हम 4% की वृद्धि कर देते हैं इसमें 104/100। फिर जो है ये बोल रहा है कि 2 वर्ष, ये पहले वर्ष हुआ, फिर अगला वर्ष भी यही सेम होता है, 104 की ही वृद्धि होती है। चलिए अब इसको हल करते हैं। 25 × 25 625, 25 × 100, 25 × 100, और देखिए यहाँ 5 4 दूनी 8, 6 × 24, यहाँ पे 4 से 4 दूनी 8, 6 × 24, मतलब 26 × 26 बराबर हो गया। साथियों, मेरा 676 गुना करेंगे तो 676 हो गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वालों छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक परीक्षा हो रहा है, परीक्षा में जो है 40% छात्र अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण फेल हो रहे हैं, प्रतिशत में 40% फेल हो रहे हैं। और जो है ओवरऑल 240 छात्र फेल हुए हैं, 240 छात्र टोटल फेल हुए हैं। फेल छात्र ये दिए हुए हैं, ये जो फेल छात्र का संख्या दिया हुआ और फेल छात्र का यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है। तो साथियों, जैसे कि प्रतिशत में हम 40% फेल हुए हैं और नंबर में 240 स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो देखिए 40 ये प्रतिशत बराबर 240। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों ये दोनों एक ही चीज़ है। मतलब एक है कि हम प्रतिशत में 40% फेल हो रहे हैं और और नंबर में जो है कितने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो 240 फेल हो रहे हैं। मतलब ये भी फेल है, ये भी फेल है। अंतर है कि ये प्रतिशत में है, ये नंबर में है। तो ये प्रतिशत बराबर ये प्रतिशत कर दिए तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 240/40 काट दिए, मतलब 6 आ गया। अब बोल रहा है कि टोटल ओवरऑल कितने छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? छात्रों जो किसी भी कक्षा में होती है वो 100% होती है छात्र, तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 100 मतलब 600। आशा है कि समझ गए होंगे क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी को 360 रुपया में एक घड़ी बेचने से 10% की हानि होती है। एक घड़ी बेच रहा है
360 रुपया में, तो 10% की हानि होती है। यदि वह 5% लाभ चाहता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कि हमें दे दिया हुआ 360 रुपया घड़ी बेचते हैं, सेलिंग प्राइस हमको दे दिया है 360 रुपया, और 360 रुपया में जब बेचते हैं तो 10% की हानि, लॉस कितना हो रहा है 10% का हानि। हम बोले थे कमी वृद्धि, और लॉस हानि में भी वही होगा फैक्टर कि 100 में जैसे कि 10% का लाभ होगा तो 100 में 10 प्लस हो जाएगा। अगर 10% का हानि हो रही है, मतलब कमी हो रही है, तो 100 में 10 कमी हो जाएगी। यहाँ बोल रहा है कि 10% की हानि हो रही है, लॉस बराबर 90% हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है 5% लाभ चाहता है, वह जो है ओवरऑल वो चाहता है कि हम इस वस्तु को कितना में बेचें जो हमको 5% लाभ हो जाए। तो देखिए हम जो है 90% में बेच रहे थे, 90 के प्रतिशत वैल्यू पे बेच रहे थे, तो 360 रुपया में बेच रहे थे, 360 रुपया में बेच रहे थे। तो अब जो है 100 पे निकालेंगे तो ये मेरा क्रय मूल्य होता है। 100 पे जब भी निकालेंगे, 100 पे निकालेंगे तो 360 बटे 90 गुना 100, 100 निकालेंगे तो ये हमारा क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य निकालने के मतलब हुआ कि हम जो है 100 पे टोटल निकाल लिए क्रय मूल्य, लेकिन 100 पे नहीं निकाल के ये बोल रहा है कि टोटल हमें जो है बेचें तो 5% लाभ हो, तो हम इसको 100 को जो है क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य कर देते हैं, उसमें 5 ऐड करके 5% लाभ हो रहा है। तो अब 100 जो हम यहाँ गुना करके क्रय मूल्य कर रहे थे, अब इसको हम क्रय मूल्य नहीं करके विक्रय मूल्य कर देते हैं, वो लेकिन विक्रय मूल्य ही कर देते हैं, लेकिन 5% अधिक लाभ लेने के लिए। तो 5% लाभ कितने पे होगा, मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा, 90% बराबर 360, तो 105% बराबर कितना, तो देखिए कर रहे हैं 9 चौके 36, 4 मतलब 4 पंचे 20, 4 मतलब हम जो बेचेंगे 5% लाभ लेने के लिए वो 420 रुपये में बेचेंगे, तो हमें 5% का लाभ होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 420A, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं वही किए हैं, थोड़ा सा इसको हम और सेट कर देते हैं। जैसे कि हम 90% का हानि हो रहा है, 90% का हानि हो रहा है, तो 360 रुपया में बेच रहे हैं, हमको चाहिए 105% का लाभ। तो 105% लाभ लेने के लिए कितना में बेचेंगे, एक्स मान लिए, कितना में बेचेंगे एक्स मान लिए। अब देखिए कोना कोनी गुना कर देंगे या ऊपर नीचे काट देंगे, 9 चौके 36, 4 हो गया, आपस कोना कोनी आपस में गुना होगा, एक्स गुना यहाँ 9 कुछ नहीं तो 1 है, एक्स गुना 1 बराबर 1, 105 गुना 4 मतलब 420, ऐसे भी आ गया और वैसे भी आ गया, वो बात यही है, थोड़ा सा इसको हम और शॉर्ट करके एडजस्ट कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह है कि √100 टू द पावर n बराबर 64, देन n बराबर वाट, मतलब n का वैल्यू क्या होगा। देखिए साथियों, रूट को जो है ये जो जैसे कि हम रूट लिखते हैं 1/2, तो इसको कैसे लिखते हैं, √100 में 1/2 √102 लिखा जाता है। मतलब रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब 1/2। इसी को देखिए यहाँ पे आप देखना है, ये जो है टू द पावर n है, अब रूट को 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 64। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 जब दो पावर आपस में एक दूसरे पर पावर हो तो आपस में गुना हो जाता है, तो n गुना 1/2 बराबर। अब देखिए यहाँ 2 दिया हुआ, ये 2 के ही रूप में तोड़ेंगे 64 को, तो 2 पे पावर हम 2 का 2 दूनी 4, 2 6, 2 4 8 2 16 2 32 2 64, मतलब 2 पावर 6 हो जाएगा, मेरा 64 पूछ जाता है। हम इसलिए किए, इसीलिए हम यहाँ 2 लाएँ क्योंकि आधार को हम समान कर रहे थे, आधार जो दिया उसको समान कर रहे थे, इसलिए इसको 2 के रूप में तोड़ दिए। तो देखिए टू द पावर n/2 बराबर टू द पावर 6। अब आधार बराबर है, आधार यहाँ 2 बराबर है, तो आपस में पावर भी बराबर हो जाएगा, मतलब n/2 बराबर 6, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा कोना कोनी, तो 6 गुना 2 बराबर 12। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 624 रुपया है, बोल रहा है कि 624 रुपया 3 मित्रों के बीच 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं। 3 मित्र बांटे गए हैं, तीसरे मित्र का हिस्सा क्या होगा। इस रुपये को
1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। मतलब ये पहला मित्र हुआ, ये दूसरा मित्र हुआ, ये तीसरा मित्र हुआ, और इस 624 रुपये के इस अनुपात में बांटा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है बटे में इसको ख़त्म कर देंगे, रेशियो में लाएंगे। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसका ऊपर वाला, जिसका निकालना है उसका ऊपर, जैसे पहले मित्र का निकालना है, पहले मित्र का ऊपर वाला, नीचे वाला इसको छोड़ देंगे, 2 को कुछ नहीं छोड़ देंगे। जिसका निकालना है उसका ऊपर वाला, जैसे यहाँ जिसका निकालना है एक का निकालना, एक पहले मित्र का निकालना है तो पहले का मित्र 1 दिया और बाकी वाला सब का नीचे वाले को आपस में गुना कर देंगे। 1 गुना 3 गुना 4 मतलब 12। और जो है अब देखिए दूसरे वाला का निकालना है, दूसरे के ऊपर वाला और सबका नीचे वाला, और इसको छोड़ देंगे नीचे वाला, उसका नीचे वाला छोड़ देना है और सबका नीचे। 1 गुना 2 गुना 4, 3 को छोड़ देना है तो 8। और तीसरा का निकालना है तो इसका ऊपर वाला और सबका नीचे वाला, उसका नीचे वाला छोड़ देना है, 3 दूनी 6। अब ये समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, चलिए क्या करेंगे, अब दूसरी तरह से इसी को निकालते हैं कि नीचे वाले का सबका एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम ले लेते हैं तो 12 हो रहा है मेरा एलसीएम, 12 हो रहा है। तो देते 1 3 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, एलसीएम मेरा 12 हो रहा है। 12 से आपस में सब में गुना कर दीजिए, मतलब इसको हटा रहे हैं, मतलब 1/2 में 12 से गुना कर देंगे अनुपात, 1/3 में 12 से गुना कर देंगे अनुपात, 1/4 में 12 से गुना कर। 12 क्या किए, सबका एलसीएम लिए, एलसीएम सबका 12 आया, उसी को सब में आपस में गुना कर दिए। तो देखिए अब काट देते हैं, 6 4 3, उसमें आया था, ऊपर में आया था 12 8 6, उसका काटते हैं तो यहाँ 6 के रूप में आ जाता, वो बड़ा था। तब देखिए ये हमको जो है अब अनुपात में दे दिया है, तीनों का राशि जो है ये अनुपातिक राशि है। 6 पहले का, दूसरे का है 4, तीसरे का है 3, तो टोटल अनुपातिक राशि हमको दिया हुआ 624। टोटल वास्तविक राशि 624 रुपया दिया हुआ, अनुपातिक राशि टोटल हमको कितना हुआ, तीनों का दिया हुआ अलग अलग। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो टोटल अनुपातिक राशि निकलता है 6 4 10 3 13, अनुपातिक राशि 13, अनुपातिक राशि 13 बराबर 13 भाग अनुपात में हम 13 रुपया है, और इसी तीनों का वास्तविक दिया हुआ 624 रुपया। तो 1 भाग बराबर 624/13, 13 चौके 52, बचा 10 4 104, 13 8 चलो उतर से 13 8 104, 13 चौके 52, 13 8 104, मतलब 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा 48। 1 भाग बराबर 48। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो तीसरे मित्र का यहाँ कितना है 3 भाग, तो 3 भाग बराबर कितना, 3 भाग से आपस गुना कर देंगे, 48 गुना 3, 8 या 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 या 12 2 14, 144। तीसरे मित्र का जो पैसा आएगा 144 रुपया आएगा। इसी में पूछ लेता अगर दूसरे मित्र का 4 था तो 4 भाग बराबर कितना हो जाएगा 48 गुना 4, 8 चौके 32 के 2 हाथ में रहा 3, 4 चौक 16 3 16 3 19, 192 ये पूछ लिया दूसरे मित्र का। तीसरे मित्र का पूछता, पहले मित्र का पूछता तो 6 से गुना हो जाता। तो फिलहाल इसका जो आंसर होने वाला तीसरे मित्र का 144, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है 9% के साधारण ब्याज पर 8500 रुपया उधार लेता है और 2.1/2 वर्ष के अंत में वह कितनी राशि का भुगतान करेगा। बोल रहा है कि साधारण ब्याज मतलब मूलधन दिया हुआ 8500 रुपया, 8500 रुपया दिया हुआ और रेट दे दिया हुआ है 9%, टाइम दे दिया हुआ है 2.1/2 मतलब 2 4 1 5/2 वर्ष टाइम दे दिया है। बोल रहा है कि तो वर्ष के अंत में वह कितनी राशि भुगतान करेगा। भुगतान करेगा मतलब क्या हो, मिश्र धन। जैसे कि हम आपको किसी को दे दिए ब्याज, हम आपको ब्याज दे दिए तो आप जो हमें रिटर्न कीजिएगा ना, वो ब्याज जितना मेरा ब्याज हुआ वो और जो हम पैसा दिए थे वो, मतलब दोनों ऐड करके, इसका मतलब हुआ कि आप जो हमें रिटर्न कीजिएगा मेरा पैसा और मेरा ब्याज दोनों, इसका मतलब मिश्र धन हमें रिटर्न कीजिएगा। तो वही इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बराबर व्हाट। साथियों पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं रेट और टाइम से। साधारण ब्याज क्या होता है, टाइम और रेट का आपस में गुना हो जाता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर 9 गुना 5/2 45/2
2, 9 × 5 = 50/2। इसका मतलब 22 दूनी 44.5, 22.5% हो गया मेरा साधारण ब्याज। और मूलधन जो है, ये मूलधन जो क्या होता है, प्रतिशत में हमेशा 100 होता है। मूलधन प्रतिशत में हमेशा 100 होता है। और जो है अब हमें जो है मिश्र धन निकालना है प्रतिशत में, तो 100 मेरा पहले से था और साधारण ब्याज है 22.5, मतलब क्या हो जाएगा 122.5। ये समझे मेरा अनुपात, मेरा रेशियो में 100 हम मूलधन मान लिए और उसी पे साधारण ब्याज हो रहा है 22 रुपया। तो मेरा ये जो है प्रतिशत में कितना मिश्रधन हुआ, तो 122.5। अब देखिए हमें मूलधन दिया हुआ है 8500, मतलब 100 भाग बराबर, मतलब प्रतिशत वैल्यू जो दिया हुआ है 100, वो 8500 वास्तविक मूल्य के बराबर है। मूलधन होता है हमेशा 100% बराबर दिया हुआ 8500। तो पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन हम प्रतिशत में कितना निकालें, 122.5 बराबर कितना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 85/100, मतलब 85 कट के आ जाएगा 85। तो बोल रहा है 22.5% बराबर कितना है, तो 122.5 बराबर तो हो जाएगा 85 गुना 122.5, आपस में गुना कर देंगे। चलिए यहीं पे गुना करते हैं 85 को, 5 में गुना करते हैं। पहले 25 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 2 12 हाथ में रहा 1, 12 × 5 = 60, 1 61 काट दिए। अब देखिए 8 से गुना करते हैं, 8 × 5 = 40 हाथ में रहा 4, 8 दूनी 16, 4 20 हाथ में रहा 2, 12 × 8 = 96, 2 98, 5 2 1, 8 6 14 हाथ में रहा 1, 9 1 10, और दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद दशमलव है, हो गया 10 41 2.5, 10 41 2.5। इसका जो आंसर आ जाएगा 10 41 2.5, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा इसको। अब जो हम थोड़ा इसको और आपको साधारण ब्याज के बेस के हिसाब से समझा देते हैं। दोबारा देखिए इसको, उससे इजी था लेकिन आप समझ नहीं पाए, लेकिन देखिए दूसरा ही बताते हैं। हमको मिश्रधन निकालना है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसे बराबर PRT/100, ये होता है ना। चलिए P का वैल्यू दिया हुआ 8500, R का वैल्यू दिया हुआ 9, और टाइम का वैल्यू दे दिया हुआ 5/2/100 होता है फार्मूले में, ठीक है ना। ये ख़त्म हो गया है। अब हो गया, आपस में सबको गुना कर देंगे, तो 9 × 5 = 45, 85 गुना 45 कर लेते हैं इधर, 85 गुना 45 आपस में कर लेते हैं। 5 5 हाथ में रहा 2, 8 5 40 2 42, 4 5 20 हाथ में रहा 2, 8 4 32 2 34, 5 2 8 38, मतलब आ गया मेरा साधारण ब्याज 3825/2। साधारण ब्याज आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट 3825, यही दे देते हैं 3825/2, ये साधारण ब्याज आ गया मेरा। कर दें 19 दूनी 38, 1 2 दूनी 4, बचा 1 5, यानी क्या 1912.5। अब देखिए मेरा साधारण ब्याज है 1912.5 और मिश्रधन ये मूलधन जो है 8500 रुपया। तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, SI प्लस मूलधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन का मतलब हम आपको पहले बताएं कि जो हम रुपया दिए आपको वो तो रुपया हम लेंगे ही, और जो मेरा ब्याज हुआ वो भी लेंगे, मतलब दोनों ऐड करके जो लेंगे वही मिश्रधन होता है। तो हम जो आपको रुपया दिए थे 8500 रुपया, और हम मेरा जो ब्याज निकला है 1912.5, दोनों ऐड करके जो लेंगे रिटर्न जो हमको कीजिएगा वही होगा मेरा मिश्रधन। तो आ जाता है ये कितना जोड़ने के बाद 10 41 2.5, मतलब इससे भी ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। ये भी समझ गए होंगे, वो और इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो और सिंपल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। साथियों ये पढ़े हुए एक ही के नियम में होता है, M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। बोलिएगा M क्या है, तो आदमी की संख्या, D क्या है तो दिन हो गया, T हो गया समय, या यहाँ पे और कुछ भी दे सकता है, वही जो देगा आपस में उस ऊपर में गुना कर देंगे। अब W क्या है, काम, जितना काम किए वो, W जितना काम किए वो। ये जो क्वेश्चन होता है वो 2 पार्ट में दिया रहता है, दोनों पार्ट में सभी चीज़ दिया रहता है और एक चीज़ को गायब कर देता है, उसी गायब को निकालने के लिए पूछा जाता है। यहाँ भी है M2 हुआ, M मतलब आदमी की संख्या मेन हुआ, D दिन हुआ, T समय हुआ, और जो है W2 मतलब कार्य हो गया। इसी में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 20 व्यक्ति मतलब M 20 व्यक्ति M1 एक काम को, कोई काम है मतलब W1 एक काम को 180 दिन में पूरा करता है। उसी काम को मतलब उसी काम मतलब क्या, एगो काम जो ये कर रहा था वही एगो काम, उसी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए, 40 दिन में दिन दे दिया पूरा करने के लिए कितनी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो आदमी कितना, M2 पूछ रहा था, M2 हम X मान लिए, इसको सोल्व कर देंगे। खाली देखिए 20 दूनी 40 2 हो गया, और जो है यहाँ 2, यहाँ 180 बचा हुआ, तो 2 90, 2 को 90 से 2 बार गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। X का वैल्यू आ जाएगा मेरा 90 आदमी, X आदमी है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक टेबल और एक पंखे का कुल मूल्य 4000 रुपया है। यदि पंखे और टेबल के मूल्य का अनुपात 2:3 है तो टेबल का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है, टेबल और पंखा, टेबल प्लस फैन का मूल्य हमको दे दिया हुआ है 4000 रुपया, ठीक है, 4000 रुपया है। पंखे और टेबल के मूल्य का अनुपात, ये फैन और टेबल के मूल्य का अनुपात मतलब दे दिया है मेरा कितना, 2:3। देखिए साथियों, अब जो है टेबल और पंखे का कुल मूल्य दे दिया है 4000 रुपया, और टेबल और फैन का ये भी मूल्य ही है, लेकिन ये अनुपात में मूल्य दिया हुआ है। तो हम ये दोनों के योग के बराबर इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुपातिक मूल्य और वास्तविक मूल्य के बराबर कर सकते हैं। तो देखिए, तो 2:1 मतलब 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 भाग, अनुपात में 5 भाग, अनुपातिक भाग बराबर 5, कितना दे दिया हुआ है 4000। तो 1 भाग बराबर 4000 बटे 5 मतलब 8, 5 8 40 मतलब 800, 1 भाग बराबर 800 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है टेबल का मूल्य। टेबल यहाँ कितना है, 3 है। टेबल क्या भाग है, 3 भाग है, तो 3 भाग बराबर कितना, 800 गुना 3 बराबर 2400 रुपया। 2400 रुपया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। मतलब बोल रहा है कि विकर्ण की संख्या बराबर दे दिया हुआ है, विकर्ण बराबर 44 दे दिया है, तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो विकर्ण निकालने का सूत्र होता है, विकर्ण बराबर होता है कुल विकर्ण बराबर होता है n × n-3/2। ये फार्मूला होता है विकर्ण निकालने का। टोटल विकर्ण बराबर होता है n × n-3/2। विकर्ण हमको दिया हुआ 44। अच्छा, विकर्ण की संख्या ही हमको निकालना है। अच्छा, बहुभुज 44 विकर्ण, टोटल विकर्ण दे दिया है 44, और जो है हमको पूछा है भुजा की संख्या। n क्या होता है, यहाँ पे n हो जाता है, n जो यहाँ डिनोट कर रहा है n बराबर भुजा की संख्या, और भुजा की संख्या पूछ लिया। जब भुजा की संख्या पूछ लिया है तो n का वैल्यू हमको निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो चलिए
ये देखिए 44 बराबर n इंटू एन माइनस 3/2, कोना कोने आपस में गुना होगा तो 44 दूनी 88 बराबर n इंटू एन माइनस 3। अब देखिए साथियों, अब इसे हम जो है n को अंदर डालेंगे, अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा समीकरण में n स्क्वायर माइनस 3n। ये जो समीकरण द्विघात समीकरण में आता है, हमको यहाँ लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फ़ायदा होगा? अब इसे समीकरण में लाने के बाद फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर और उसके बाद फिर और थोड़ा और झंझट में फंस जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम इस क्वेश्चन को यहीं रहने देंगे और ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं पहले आपको समझाने के लिए। ऑप्शन में ए में दे दिया है, ऑप्शन में ए में दे दिया है 9, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया हुआ है 10 और ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है 11 और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया है 12। ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये तो भुजा की ही संख्या दिया हुआ है ना, तो भुजा की संख्या दिया हुआ है तो भुजा हमें पूछ ही रहा है, जो पूछ रहा है वही दिया हुआ है, मतलब इसमें जो दिया हुआ है n का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए हम ट्राई मारते हैं कि क्या n का वैल्यू 9 होगा। अगर 9 होगा तो मतलब कि n का वैल्यू इस पर डालने के बाद, इसे सोल्व करने के बाद जो 88 के बराबर आ जाएगा वही मेरा ऑप्शन से आंसर हो जाएगा, वही मेरा n का वैल्यू हो जाएगा। चलिए 9 लेते हैं, यहाँ लिए 9 गुना 9 में 3 गया 6, 9 छक 54, 88 के बराबर आता है नहीं, तो ये ख़त्म हो गया, नहीं हुआ। चलिए हटाते हैं इसको। अब लेते हैं बी में है 10, n का वैल्यू 10 में से 3 गया, n माइनस 3 है, 10 में से 3 गया 7। अब देखिए 70 यहाँ आया, यहाँ 88 है, यहाँ 70 बराबर नहीं होगा, नहीं हुआ। चलिए अब लेते हैं 11 और 11 में से n माइनस 3 है तो 11 में से 3 गया तो 8, मतलब इधर 88 और 11 गुना 8 बराबर 88, दोनों बराबर हो गया। ये जो है सी हमको बराबर कर दिया, मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 11 भुजा होगी जिसमें 44 विकर्ण होंगे। समझ गए ना? ये यहाँ से इसी पे छोड़ देंगे, इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो द्विघात में जाके आप फंस जाइएगा और जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा सीखने वाला क्वेश्चन है कि बोल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और बोल रहा है कि क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मिलेंगे कि तेज वायु के कारण एक पैर टूट जाता है, उसकी ऊपरी सिरा पृथ्वी को छू रहा है, वे पैर के निचले हिस्से से 10 मीटर दूर है तथा पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, पैर की कुल लंबाई बताइए। देखिए बोल रहा है कि एक पेड़ है, ये गछिया है, वृक्ष है, ये खड़ा था, जब बहुत ज़ोर से हवा चला तो ये जो है ना टूट के ये ज़मीन को छू लिया, मतलब कि आधा दूर से ये टूट गया, मतलब ये टूट गया और यहाँ ज़मीन को छू लिया। ज़मीन को जैसे ही छुआ तो ज़मीन और उसके शीर्ष जो है उसके दोनों के बीच का डिग्री 45 डिग्री बना दिया। और जो है ये जहाँ पे ये जो ज़मीन, ये जो पेड़ जो है, पेड़ जो टूट के यहाँ पे आया है, यहाँ से लेके और जहाँ पे से उसका पेड़ का जड़ था, पात था, वहाँ के बीच की दूरी 10 मीटर है। यहाँ बोल रहा है पेड़ के निचले हिस्से से 10 मीटर दूर है। यहाँ पेड़ के निचले हिस्से से 10 मीटर दूर इसका जो है वो जो था ये शीर्ष वहाँ आके झुक गया, तो इसके और इसके बीच की दूरी 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो पेड़ की कुल लंबाई इसमें आप बताइए कि पेड़ की कुल लंबाई का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जितना पेड़ है वहाँ तक, मतलब ये पेड़ और ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पेड़ ही है ना, क्योंकि यही टूट के यही जो लंबा था वही टूट के इसे गिरा हुआ है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों पेड़ ही है। तो चलिए साथियों, पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं। क्वेश्चन बताने के लिए है कि जैसे हम ले लिए यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समकोण त्रिभुज है, इसमें ले लिए हम 30 डिग्री। जब ये 90 होगा और ये 30 है, एक कोण का जिक्र कर दिया है, ये 30 है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 60, क्योंकि समकोण त्रिभुज 180 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ 90, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 60 हो गया। ये तो समझ गए होंगे आपकी, क्योंकि ये 90 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ देखिए समकोण बना रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया। दूसरे में एक कोण का मान दे देगा आपको, मतलब दूसरा कोण जहाँ पे ये 30 जिक्र कर दिया है, तो अब जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है, तो 90 30 120, यहाँ हो जाएगा 60। वही बात है यहाँ साथियों, यहाँ देखिए यहाँ 45 हुआ, यहाँ 90 है और यहाँ जो हो जाएगा वो भी 45 ही होगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें
टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में टेन थीटा होता है लंब आधार, लंब बटे आधार। चलिए लाल बटे कक्का ये है, जब आएंगे इस टाइप के तो बता देंगे आपको कैसे क्या होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा लंब बटे आधार का मतलब हुआ कि इसमें जो है ये लंब है, ये आधार है, ये लंब, इसके सामने वाला लंब होता है, जिस थीटा का यूज करेंगे हम उसके सामने वाला लंब होता है, ये इसके लिए लंब है, ये आधार है। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब टेन 30 डिग्री, इस 30 डिग्री का वैल्यू ले रहे हैं। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। अब देखिए 1/√3 हुआ तो 1 जो है मेरा लंब, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, आधार आया 3। मेरा कहने का मतलब हुआ कि लंब आ गया 1 और आधार आ गया √3। ये समझे, मेरा कहने का स्पष्ट है, कहना साफ चाहते हैं कि जब राइट ट्रायंगल एंगल हो और जो है उसमें जो है राइट ट्रायंगल एंगल में किसी कोण का जिक्र कर दिया है तो 60 के आगे वाले भुजा का जो वैल्यू होगा अनुपात में वो √3 होता है, और 30 के आगे वाले का होता है 1, और 45 में इसी तरह आ जाइए। इसी में 45 का हम बता लेते हैं, इसी में बता लेते हैं। जैसे कि ये हो गया 90 डिग्री, तो 45 का आगे वाला होता है 1 वैल्यू, 45 के आगे वाला जो भुजा होती है उसकी होती है 1, और फिर 45 इधर भी 45 है तो उसका ही भुजा होता है 1। अब जो है ये कर्ण क्या हो जाएगा, लंब और आधार दोनों का स्क्वायर हो जाता है कर्ण, मतलब कि यहाँ 1 है तो 1 के स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है तो 1 के स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, √100 में होता है, तो बराबर √102 आ गया। ये √2 कैसे आ गया, 1 कैसे आया, 1 कैसे आया, यहाँ से हम बता दिए आपको कि ये 3 आधार 1 आया, ये आधार 3 आया, लंब 1 आया, कैसे आया, तो यहाँ से टेन 30 का वैल्यू लेके हम बताएं कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और टेन 30 लिए थे तो इसीलिए टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो एक जो है लंब का वैल्यू आ गया 1 और √3 आ जाएगा आधार। तो इसी आधार पे हम ये बता दिए कि आपको ये फिक्स है कि ये 60 के आगे जो भुजा होगी वो 3 होगा, और 30 के आगे जो होगा वो उसका वैल्यू 1 होगा। अब इससे भी हम कर्ण निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे कर्ण निकालते हैं, लंब मेरा 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 3 √3 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1 + 3 बराबर 2, 3 1 4 √104 होगा, 2 हो जाएगा। चलिए ये तो हम सिखाने के लिए किए थे, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखिए हम इसका निकाल लिया अनुपात में, ये निकाल लिया इसे, तो 1 भाग बराबर हमको दे दिया है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 10 मीटर है, और ऐसे में अनुपात में जो हम निकालते हैं जो रेशियो वैल्यू आता है वो 1, मतलब कि 1 बराबर 10 मीटर, 1 भाग बराबर 10 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है, यहाँ से आकर इसका भी वैल्यू कितना 1 है, तो 1 बराबर 10, तो यहाँ भी 1 बराबर 1 गुना 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है √2, 1 बराबर 10, तो √2 बराबर कितना, तो 10√2, यहाँ कितना हो जाएगा 10√2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10√2। क्यों, क्योंकि 1 बराबर 10 है तो √2 बराबर कितना 10√2। अब देखिए पूछ रहा था कि पैर की लंबाई टोटल कितनी है, तो पैर की लंबाई कहाँ से कहाँ तक मेरा पैर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है पैर, था बहुत दूर से, इतना बड़ा था लेकिन ये टूट के गिर गया, तो ये मेरा पैर ही है ना, ये भी तो मेरा पैर ही है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरा पैर ही है। तो ही पूछ रहा है पैर की टोटल लंबाई कितनी थी, तो पैर की टोटल लंबाई मेरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 10, फिर ये वाला टूटे हुए पैर का वैल्यू 10√2, कॉमन कर लेंगे 10 को 1 + √2, यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर में आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए साथियों, हो सकता है ये आपको पहली बार पढ़े होंगे इस तरह से तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, इस तरह का अगला भी क्वेश्चन कोई आएगा तो फिर उसमें और ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा आपको। साथियों हमें लगता है कि आपको ये जो मिला जुला सब क्वेश्चन जो है मिक्स सीरीज जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। साथियों अगर ये आपको लग रहा है कि हम आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को प्यार दीजिए, और प्यार देने का माध्यम है कि आप जो है मेरे चैनल को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो हमारे चैनल पे हलचल होते रहता है उसकी जानकारी के लिए मेरे
बेल आइकन का बटन होता है उसको आप जो है फॉलो कर लीजिए, ताकि कुछ भी हलचल हो तो आपको मेरे हलचल के बारे में आपको पता चलते रहे। साथियों, अगला सीरीज़ लेके आएंगे बहुत ही जल्द आपके सामने। और जो है ये मेरा हम 2 सीरीज़ चला रहे हैं। एक सीरीज़ है कि हम पूरे मैथ को चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, और एक सीरीज़ है कि हम मिक्स्ड लेके आएंगे, मतलब सब मिला जुला लेके आएंगे। और सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदे देंगे ना, यही मिक्स्ड सीरीज ही देंगे, क्योंकि ये जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ सीरीज वाइज वो चैप्टर वाइज नहीं पूछा जाता है, मिक्स्ड ही रहता है। और मिक्स्ड में आपका डेली बाय डेली सारे टाइप के क्वेश्चन रिवाइज होते रहेंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।